हे प्रताप मेवाड़ में तुम्ही समर्थ सनाथ, धनी धनी तेरे हाथ ये, धनी धनी तेरो माथ। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम आपको महाराणा प्रताप की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कहानी सुनाने के लिए हल्दी घाटी पहुंचे हैं। हम आपको यहां से उन अलग अलग इलाकों में लिए चलेंगे जहां से उनके अद्भुत वीरता की कहानी आपको बताएंगे, उनके अविश्वसनीय बलिदान का किस्सा सुनाएंगे, तो साथ ही उस अकल्पनीय इतिहास की भी बारीकियां टटोलेंगे जहां एक सिरे से यह कह दिया गया कि महाराणा प्रताप हार गए थे। लेकिन वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से ऐसे सबूत हैं जो कहते हैं कि महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं? वो सबूत जो कहते हैं उनके जैसा शौर्य इस समूचे विश्व में कहीं नहीं। जिनके भाले की नोक से शत्रु का रक्त कभी सूखा नहीं, अरिमुंडों की प्यासी जिनकी तलवार एक बार युद्ध भूमि में बिजली सी चमकी तो मयान में फिर कभी वापस गई नहीं, रण क्षेत्र में एक बार धारण किया योद्धा का कवच तो जीवन पर्यंत वो फिर जिनकी पुण्य देह से कभी उतरा नहीं। ये कहानी है शौर्य के सूर्य महाराणा की, ये कहानी है स्वतंत्रता के शूरवीर महाराणा की, ये कहानी है रुद्र रूप एक लिंगावतार महाराणा की, ये कहानी है अपराजित, अजय, अजात शत्रु महाराणा प्रताप की, ये कहानी है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय महाराणा की। महाराणा प्रताप ने अपनी धरती के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए जो त्याग किया किसी राजा ने नहीं किया है। महाराणा प्रताप हम पूरे मेवाड़ के सब उनके वंशज हैं। हिंदुस्तान में एकमात्र राजा ऐसे हुए जिन्होंने पराजय स्वीकार नहीं करी। 4 शताब्दियां बीत गईं महाराणा प्रताप को धरती से महाप्रयाण किए हुए, लेकिन महाराणा का रण कैसा था यह हल्दी घाटी की मिट्टी से पूछिए। महाराणा का प्रण कैसा था मेवाड़ की धरती से पूछिए। संग्रहालय में रखे महाराणा के 1.5 मन के भाले से पूछिए जो आज भी महाराणा के बाहुबल की गाथा सुनाता है। अरावली की पहाड़ियों में मायरा की अंधेरी गुफाएं आज भी गर्व से विजयनाद करती हुई कहती हैं, हाँ, हमने महाराणा को देखा था। यहाँ तो महाराणा प्रताप रहा करते थे, बताते हैं, जब उनका युद्ध चल रहा था। जी जी हाँ, प्राचीन समय में वही रहते थे। और ये मंदिर उससे भी प्राचीन? हाँ, मंदिर उससे भी प्राचीन। महाराणा प्रताप के पहले से ये जगह मौजूद है। अच्छा, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। जी जी, बहुत यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर ऊपर ही ऊपर पहाड़ी पे एक शिखर बना हुआ है। ये बताते हैं वहाँ तक तो ये गहरा है। कुछ गुफाएं यहाँ पे एक उस पीछे की तरफ जो बंद हो गई है वो हल्दी घाटी में खुलती थी अंदर ही अंदर। मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह का शौर्य अद्भुत था, उनकी शक्ति अविश्वसनीय थी, उनका संकल्प अकल्पनीय था। लेकिन ये सवाल हमारे मन में खलबली मचा रहा था कि जब हल्दी घाटी के कण कण से महाराणा का पराक्रम झलकता है, तब इतिहास उस महाबली महाराणा का उल्लेख एक हारे हुए योद्धा की तरह क्यों करता है? अकबर जो था वो एक वर्ल्ड की ताकत थी, उसमें एशिया की ताकत थी और मेवाड़ उसमें कुछ नहीं था। इस युद्ध के बाद मेवाड़ पे अगर अकबर अपना कोई शासक छोड़ जाता, भाई जीत लिया तो जीतने के बाद उनका शासक यहाँ होना चाहिए था, वो क्यों नहीं था पीछे? वो लोग सब चले गए, उनको भगा दिए, उनका कोई आदमी रहा ही नहीं यहाँ पर, तो विजय तो हुई नहीं। जब प्रताप का शौर्य भारतवर्ष के घर घर में महाराणा की तरह बनने को प्रेरित करता है, तब क्यों आज भी इतिहास के पन्नों में महाराणा की महानता को संदेह के दायरों में रखा जाता है? उनका नाम आते ही जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महाराणा प्रताप हम पूरे मेवाड़ के सब उनके वंशज हैं और महाराणा प्रताप लास्ट तक कभी हारे नहीं थे। राजस्थान के बहुत राजे महाराजे थे, सब ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने अधीनता लास्ट तक स्वीकार नहीं करी। हमने तय किया कि कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां पर आकर इतिहास के पन्नों में खत्म हो जाती है। हल्दी घाटी, यानी वो धरती जो आजादी के मतवालों के लिए तीर्थ है और उसकी मिट्टी माथे का चंदन। ये हल्दी घाटी है, यहीं वो भीषण युद्ध लड़ा गया था, यहीं पराक्रम की वो कहानियां हैं जो न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरित करती रही हैं। हल्दी घाटी का ये जो दर्रा है,
इसे चुना ही गया था आक्रमण के लिए क्योंकि ये सामरिक तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर घात लगाकर हमला करना आसान था। महाराणा प्रताप के सैनिकों ने, उनके योद्धाओं ने अकबर की सेना को यहीं पर धर दबोचा था। ये अगर आप मिट्टी देखेंगे तो इसमें एक पीलापन है। ये चट्टान में ये पीली मिट्टी है, देखिए बिल्कुल अलग से हल्दी की तरह। हालांकि यहाँ जो किंवदंतियाँ हैं, जो लोक कथाएं हैं, वो कहती हैं कि यहाँ पर इतना रक्त बहा था जिस वजह से यहाँ की मिट्टी में ये पीलापन आ गया है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पहले हल्दू घाटी कहा जाता था, अब हल्दी घाटी के नाम से मशहूर है। अगर चट्टानों का कोई सिरा आप देखते हैं तो वो एक हल्दी की तरह ऐंठा हुआ सा आपको ऊपर में नजर आएगा। लेकिन यहाँ जो वीरता रही होगी, जो पराक्रम रहा होगा, इसके आगे एक खुला हुआ मैदान है जिसके साथ अब घर लग गए हैं, लेकिन उस मैदान पर वो युद्ध वहां पर भी लड़ा गया था। ये पूरा दर्रा और इसी से लगा हुआ वो मैदान हल्दी घाटी का, और यहाँ की ये मिट्टी जो सभी लोगों के लिए अभिमान की निशानी है, मान का प्रतीक है। ठीक इसी जगह पर 4.25 सदी पहले भीषण युद्ध छिड़ा था। इस बात को लेकर बहुत बहस छिड़ती है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता। इतिहास के किताब कहते हैं अकबर, लेकिन स्थानीय लोग पीढ़ियों से महाराणा प्रताप के विजय की मुंहबोली कहानियां सुनाते आए। इतिहास के साथ आधिकारिक अनाधिकारिक की बात इसलिए आती है, इतिहास ही एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य का, जो मानव जीवन का एक उसका हिस्सा होती है उस हद तक कि वो उसकी पहचान होती है। किसी भी देश का इतिहास उस देश की पहचान होती है। जब तक आप इस पहचान को बनाए रखते हैं तब तक आप न केवल अपने से प्यार करते हैं, आप अपनी पहचान से प्यार करते हैं, आप अपने देश से प्यार करते हैं। इतिहासकारों ने मुख्य तौर पर अबुल फजल, बदाऊनी और निजामुद्दीन अहमद के वर्णन को अपना स्रोत माना। स्थानीय जानकारियों को लोक कथा और मान्यता का दर्जा देकर आगे पड़ताल नहीं की गई। अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखने की परंपरा शुरू की, उनका सारा प्रयास ये था कि किसी तरह से इस देश को इस तरह से चित्रित किया जाए कि देश के अपने लोग अपने ही इतिहास से घृणा करें और उससे दूरी बनाएं। मतलब ये कि वो माने सब कुछ इतिहास में गलत था। ये अंग्रेजों का ध्येय था। दुर्भाग्य इस देश का ये है कि वही परंपरा कायम रखी गई आज़ादी के बाद भी, क्योंकि आज़ादी के बाद मेरा दृढ़ मत है कि सिर्फ जो लोग राज्य करते थे उनके चमड़ी का रंग बदला, कार्य नहीं बदला, कार्य करने का ढंग नहीं बदला, संस्थाएं नहीं बदली, इंस्टीट्यूशंस नहीं चेंज हुई, सिर्फ गद्दी पर बैठने वालों का चमड़ी का रंग बदल गया। उसका नतीजा ये हुआ कि देश उसी रास्ते 70 सालों से चलते रहा जिस पर चला। दर्ज इतिहास के अनुसार अकबर ने बादशाह बनने के बाद अधिकतर रजवाड़ों को प्रलोभन से अपने साथ मिला लिया, पर मेवाड़ उसकी सत्ता के आगे झुकने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार 18 जून 1576 को अकबर की सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। महाराणा की सेना में राजपूत जवानों के साथ अफगान और भील भी शामिल थे। अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह और अकबर के बेटे सलीम उर्फ जहांगीर कर रहे थे। ब्रिटिश इतिहासकार लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब एनल्स ऑफ मेवाड़ में लिखा है कि महाराणा की तरफ से 22,000 की सेना थी, जबकि मुगलों ने 80,000 सैनिक महाराणा से लड़ने के लिए भेजे थे। कई मुगल समकालीन इतिहासकारों ने मुगल सैनिकों की संख्या को 40,000 से अधिक बताया है। हालांकि भारतीय इतिहासकारों ने इस संख्या को बेहद कम करके बताया, लेकिन हर विवरण में महाराणा की सैन्य संख्या मुगलों से बेहद कम रही। इसीलिए अद्भुत है वो रणनीति जिसमें महाराणा ने अपनी पूरी सेना के साथ सामने से आक्रमण कर दिया। जिस तरीके से इतिहास पूर्वाग्रह का शिकार होता है, उसी तरीके से कई बार जो लोक मान्यताएं हैं वो भी सुनी सुनाई बातों से बदलती जाती हैं। जिस तरीके से हल्दी घाटी का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर कहा जाता है कि ये ऐसा इसीलिए बना, इसकी बनावट ऐसी इसीलिए हुई क्योंकि यहाँ पर खून की नदियां बही हजारों सैनिकों के मारे जाने से। सच्चाई ये है कि लगभग 16 से 17,000 सैनिक दोनों सेनाओं के शहीद हुए थे, लेकिन उसके बाद
जो भीषण बरसात हुई थी, भयंकर बरसात हुई थी, उसमें इतना जो रक्त बहा था वो वहां से बहते हुए हल्दी घाटी के रण क्षेत्र से आगे बहा था। इस वजह से लोक मान्यताओं में खून की नदियों बहने की बात हुई और उसे कुछ लोगों ने सच्चाई मान लिया। महाराणा राजपूताने की आन बान शान को कायम रखने के लिए लड़ते रहे, लेकिन संख्या बल मुगल सेना के पास थी, लिहाजा धीरे धीरे महाराणा घिरने लगे। महाराणा को घिरता देख उनके भील सिपह सालार ने महाराणा का मुकुट अपने सर पर रख लिया और महाराणा को युद्ध से निकल जाने की सलाह दी। वो जो युद्ध का दिन बताया जाता है, एक दिन का युद्ध केवल एक दिन का, सवेरे सूर्योदय से स्टार्ट हुआ और दोपहर में जाके समाप्त हो गया। 7 घंटे में युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि आमने सामने मार काट के युद्ध था। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की काफी सेना खत्म हो चुकी थी। हल्दी घाटी के युद्ध की सबसे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय बात यही है जहां से इतिहासकारों के बीच मतभेद शुरू होता है। किसी भी युद्ध में जय पराजय की स्थिति तय करने के लिए कुछ बिंदुओं पर चर्चा जरूरी है। अव्वल ये कि क्या हारने वाली सेना का राजा मारा गया? अगर मारा नहीं गया तो क्या उसने आत्मसमर्पण किया? अगर ये भी नहीं हुआ तो क्या उसे पकड़ा गया? इनमें से अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर क्या उसके राज्य पर विजयी सेना का नियंत्रण हुआ? हल्दी घाटी क्षेत्र का जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें प्रताप के द्वारा ठीक हल्दी घाटी युद्ध के बाद में ऐसे 5-6 ताम्रपत्र इशू किए गए थे, जो बलीचा, खमनोर, कपासन और आसपास के इस मैदानी भाग का और इस पहाड़ी भाग के जो है वो ताम्रपत्र जो भूमिदान उन्होंने दिया था, वो राजस्व रिकॉर्ड ये तो स्थापित कर ही देता है कि उस सारे मतलब की जमीन पर जो था वो प्रताप का अधिकार था। त्रासदी देखिए, न तो महाराणा प्रताप कभी किसी की पकड़ में आए, न ही कभी उनके राज्य पर किसी प्रशासक को नियुक्त किया गया। और तो और सच्चाई ये भी है कि हल्दी घाटी में महाराणा को परास्त करके कैद न कर पाने की झल्लाहट अकबर के अंदर लगातार बनी रही। युद्ध के बाद हल्दी घाटी के मैदान में तो राणा प्रताप की सेना हार गई, लेकिन राणा प्रताप नहीं हारे, क्योंकि अगर राणा प्रताप हारते तो वो कैप्चर किए जाते या वो सरेंडर करते, लेकिन उन्होंने अपनी सोवरेनिटी नहीं सरेंडर की। हल्दी घाटी का युद्ध लिखने वाले अकबर के दरबारी अबुल फजल ने हल्दी घाटी की लड़ाई को खमनौर के युद्ध के नाम से लिखा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा को रामा गांव सहित कई जगहों पर ढूंढा। जब महाराणा को नहीं पकड़ सका तो कई सिपह सालारों को नौकरी से निकाल दिया। दरअसल महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद गिरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई और शेष पूरे जीवन अकबर की नाक में दम करके रखा। तो इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने फिर अपना युद्ध की शैली चेंज कर दी। वो 21 ईयर्स 21 साल तक लड़े। फिर उन्होंने छापामार युद्ध किया, गुरिल्ला वार करके जो मेवाड़ मुगलों ने लिया था उसको वापस रिकवर कर लिया, केवल चित्तौड़ नहीं ले सके। महाराणा मेवाड़ क्षेत्र में ही रहे और लगातार अपनी रणनीतियों से अकबर को चुनौती देते रहे। ये सच है कि कई राजाओं ने इस दौरान अकबर से हाथ मिलाया, महाराणा को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन महाराणा प्रताप आजीवन स्वतंत्र रहे, अजेय रहे। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े का पर गया हवा से पाला था। दुनिया में कोई ऐसा घोड़ा नहीं है जिसकी अपनी समाधि हो, स्मारक हो, जिस अश्व के बारे में कविताएं लिखी गई हो। दुनिया में सबसे अद्भुत घोड़ा अगर चेतक है तो महाराणा प्रताप के लिए जिस तरह का योगदान उसका था, बाकी वीर जो योद्धा थे वो रणभूमि में अगर लड़ रहे थे, कट रहे थे, मर रहे थे, शहीद हो रहे थे, तो चेतक भी एक पल को हिचकिचाया नहीं अपने महाराणा के लिए। उसने भी अपने प्राणों की आहुति दी।
जितने अद्भुत थे महाराणा प्रताप, उतना ही अद्भुत था उनका घोड़ा। लेकिन इंसानी इतिहास में सम्राटों की विजय वंदना के बीच एक घोड़े की बिसात ही क्या। लिहाजा चेतक के हर एक कारनामे को केवल कल्पना माना गया, पर राजस्थान के लोगों के लिए चेतक भी पूजनीय है। महाराणा प्रताप का जो अश्व चेतक था, उसकी पूजा आज भी होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। पूजा हम ही करते हैं वहाँ पे। महाराणा प्रताप एक्चुअल में शिव जी का इष्ट देव मानते थे उनको। एकलिंग जी, जो एकलिंग जी का मंदिर है, तो घोड़ा जब उनका मरा तो थोड़ा ऊंचाई के उधर मरा था, 1-1.5 किलोमीटर ऊपर। तो उन्होंने कहा भाई इसकी कौन साथ संभाल होगी, कैसे क्या होगा, पूजा कैसे होगी। तो उन्होंने शिव जी के मंदिर के पास में समाधि लगाई। तो पूजा मंदिर की भी होती है और उनकी भी होती है आज भी। वैसे महाराणा का अपना व्यक्तित्व ऐसा था जिसका हर एक पहलू अद्भुत था। कहा जाता है महाराणा शरीर पर जो कवच पहनते थे उसका वजन था 80 किलो, हाथ में जो भाला थामते थे उसका वजन 1.5 मन। क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक विवरण आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं, इसके लिए स्थानीय इतिहासकारों की बात को ही समझना होगा। और उनके जो बख्तर थे वो टोटल 72 किलो के बख्तर थे। टोटल मेट पूरा बख्तर सब आ गया। और भाला जो था वो हमारे यहाँ मेवाड़ी में बोलते हैं 1.25 मन का। 1.25 मन मीन्स 30 किलो, 30 केजी। तो ऐसे भाले को उठाने के लिए और ऐसे बख्तरबंद के लिए तो आपको बहुत शक्तिशाली होना। ताकतवर तो थे, बहुत ताकत थी तभी। और विल पावर भी इनका इतना तगड़ा था कि एशिया की ताकत के सामने लड़ना है, उसके सामने मेवाड़ की सुई की नोक के बराबर राज था। तब बड़ा हिम्मत रखना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हम मौजूद हैं इस समय, ये मायरा की गुफाएं हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर हल्का अंधेरा सा है क्योंकि ये सड़क के रास्ते से बिल्कुल छुपा हुआ इलाका है। हम इसी रास्ते से चल कर आए थे और यहाँ से एहसास हमें नहीं हुआ था कि यहाँ पर कोई गुफा हो सकती है। इन्हीं गुफाओं में कभी महाराणा प्रताप अपने सैनिकों के साथ, शस्त्रागार उनका ये था, यहाँ पर वो युद्ध की रणनीति बनाया करते थे। आज आप यहाँ पर आधुनिक निर्माण जरूर देख रहे हैं, प्रयास है कि इसे पुनर्जीवित किया जाए, लोग आए यहाँ पर, पर्यटक आए, लेकिन उस समय में समझिए ये ऊपरी दीवारें आप देख सकते हैं, ये सिर्फ उसी तरह की गुफा रही होगी। आज भी छत उसी तरह के, अंदर बिल्कुल अंधेरा है। बाहर से हम आपको इसका परिचय दे रहे हैं कि यहीं पर बैठकर घास की रोटी खाकर, लेकिन लड़ना था अपने मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। पंडित जी, आप यहाँ पर रहते हैं? यहाँ एक छोटा सा मंदिर था, रोशनी वहीं पर जल रहे दीपक से आ रही थी। तो महाराणा प्रताप रहा करते थे, बताते हैं, जब उनका युद्ध चल रहा। जी हाँ, प्राचीन समय में वही रहते थे। और ये मंदिर उससे भी प्राचीन? हाँ, मंदिर उससे भी प्राचीन। मतलब वो महाराणा प्रताप पूजा किया करते होंगे माता की? महाराणा प्रताप के पहले से ये जगह मौजूद है। अच्छा। जी। यहाँ पर गुफाओं में गए होंगे अंदर तक, काफी बहुत बड़ा है पूरा। जो ऊपर से मैंने पहाड़ देखा है उसके नीचे पूरा ये है, पूरा पोला है। अनेक इसमें सेनाएं भी रहती थी और काफी आवागमन था। अब भय के कारण कोई जाता नहीं है। उस समय में वो क्या खाते होंगे? तो घास की रोटी जो कहा जाता है वो इसी समय हाँ, वो समय उस समय पे ऐसा ही हुआ। पानी की व्यवस्था है यहाँ? पानी खूब झरना है, खूब गंगा माँ 12 महीने चल रहे थे। गुफा में भी पानी, ये झरना है चारों तरफ। पुजारी जी की बातों से ये स्पष्ट था कि इन गुफाओं में महाराणा के रहने की जो बातें हमने सुनी थी, स्थानीय लोगों का विश्वास भी वही है। लेकिन हम जानना चाहते थे कि आखिर इन गुफाओं का और छोर क्या है। तो ये जो इस इलाके की पहाड़ियाँ होती हैं वो चट्टानी पहाड़ियाँ होती हैं, या मिट्टी आपको कम मिलेगा। और देखिए ये जो गुफा की छत है वो अभी भी प्राकृतिक बिल्कुल उसी रूप में, हालांकि कुछ हद तक नमी भी हमें इसमें दिख रही है, लेकिन इसके साथ ही ये बिल्कुल उसी स्वरूप में आज भी कहीं पे इस तरह से बिल्कुल नीचा हो जाता है छत, कहीं पर बहुत ऊंचा हो जाता है। ये पूरा जो प्राकृतिक संरचना है इसकी इस तरह की है कि यहाँ पर अगर शास्त्रागार बनाया गया होगा तो वाकई पूरी दुनिया में किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकती है कि इस गुफाओं में क्या चल रहा है। गुफा के बाहर के निर्माण के बारे में बताया गया कि वो महाराणा प्रताप के समय का ही बना हुआ है। स्थानीय लोग ही अब इसका रखरखाव करते हैं। भीतर से गुफा प्राकृतिक रूप में ही मौजूद थी। ऐसा माना जाता है कि महाराणा के गुफा में रहने की बात सिर्फ उनके कुछ विश्वसनीय लोगों को ही पता होती थी। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। कैमरे की लाइट के सहारे हम और आगे बढ़ते गए, पर गुफा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
निश्चित ही महाराणा प्रताप ने अपने हथियारों को छुपाने और खुद रहने के लिए इसीलिए इस गुफा का चयन किया होगा। इसी बीच हमें एक आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे पास ही कहीं पानी था। पानी की जो आवाज आ रही थी यहाँ पर, देखिए किस तरीके से पानी टपक रहा है यहाँ पर। हालांकि कहने के लिए रेगिस्तान की भूमि है, लेकिन उदयपुर में तो झील ही झील है। उदयपुर से करीब 35-40 किलोमीटर की दूरी पर ये गुफाएं, जहाँ पर पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। इसका स्रोत क्या है, शायद लोग कहें कि यहाँ पर नमी इतनी है या बरसाती है, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है यही कि 12 महीने यहाँ पानी इसी तरीके से आता है, यानी गुफा के भीतर भी कभी पानी की कमी नहीं होगी। भूल भुलैया जैसी गुफा में हम अनुमान के हिसाब से भीतर गए थे और कुछ वैसे ही बाहर की ओर पहुंचे। अब तक कुछ स्थानीय लोग यहाँ पहुंच चुके थे, जो गुफा के अंदर स्थित माता हिंगलाज मंदिर में पूजा के लिए आते हैं। हमने उनमें से एक से मायरा की गुफा के इतिहास भूगोल की जानकारी लेने की कोशिश की। ये बताइए कि पहले ये रास्ता खुला हुआ था गुफा के अंदर तक जाने का, क्यों बंद किया गया? पहले कोई 2-4 जन लास्ट समय में अभी जो गए वो वापस बाहर आ ही नहीं पाए। आए नहीं तो लोगों ने बहुत इंतजार किया, तो फिर घबरा के बंद कर दिया और कोई दूसरा ना चला जाए अगली बार। उस अंधेरे में यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि गुफाओं का विस्तार कहां तक था, लेकिन ऊपर की पहाड़ी के आधार पर अगर सोचा जाए तो कई किलोमीटर की लंबाई समझी जा सकती है। यहाँ गुफाओं का विस्तार कितना है, कितनी दूर तक है? ये इन दिनों में तो कुछ पता नहीं, पर पहले यहाँ साधु महात्मा रहते थे, बताते 1.5 से 2 किलोमीटर तक तो ये गुफा थी। और कुछ गुफाएं यहाँ पे एक उस पीछे की तरफ जो बंद हो गई वो हल्दी घाटी में खुलती थी अंदर ही अंदर, जो यहाँ से करीब 27-28 या 30 किलोमीटर अंदर चलती थी। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राधा स्वामी ने अपनी किताब हल्दी घाटी के युद्ध में मायरा की गुफाओं के बारे में लिखा है कि इस गुफा के ऊपर की पहाड़ी पर खड़े होकर 12 मील दूर से आ रहे आदमी को भी देखा जा सकता है, जबकि गुफा के सामने 12 कदम दूर खड़े व्यक्ति को गुफा नहीं दिखती। इस बात की तस्दीक हम अपने निजी अनुभव से कर सकते हैं। यही वजह रही होगी कि महाराणा प्रताप ने इन अंधेरी गुफाओं को चुना होगा। राजस्थान के पूरे मेवाड़ क्षेत्र में महाराणा और उनके शौर्य के प्रमाण मौजूद हैं। अविश्वसनीय ये है कि आधिकारिक इतिहास को दर्ज करते हुए इनकी अनदेखी की गई। महाराणा प्रताप के शौर्य से भले ही इतिहास के पन्नों ने न्याय किया हो या न किया हो, लेकिन उदयपुर के इर्द गिर्द आप जितनी भी चीजों को देखेंगे, निशानियां बिखरी पड़ी हैं, लोगों के दिलों में वो संजोए गए हैं। यहाँ जहाँ पर हम गोगुंदा नाम की एक जगह पर हैं, जो 35 किलोमीटर की दूरी लगभग उदयपुर से जिसकी है, यही वो स्थल है जहाँ महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया था। महाराणा प्रताप गोगुंदा का ही नहीं, पूरे मेवाड़ की शान है, और वो आन बान शान के लिए उन्होंने कभी किसी से हार नहीं मानी थी। 1571 में लमसम 1571 में लड़ाई हुई थी अकबर से, तो उस हिसाब से अकबर और महाराणा प्रताप ने अपनी आन बान शान, अपना राज घराना सब छोड़ा के गोगुंदा में ही वो रहने लग गए थे। और मायरा की गुफाओं ने अगर महाराणा प्रताप का योद्धा रूप देखा, तो गोगुंदा ने उन्हें महाराणा बनते हुए देखा। ये वही स्थान है जहां कभी महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार हुआ था, और इसी जगह पर मेवाड़ के सामंतों ने महाराणा प्रताप के सर पर पगड़ी रखकर महाराणा का राज्याभिषेक किया था। महाराणा प्रताप का राज तिलक यहाँ हुआ था। उस जमाने में महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह जी का देहांत यहाँ हुआ था, दाग उनका यहाँ हुआ था। तो दाग के बाद उनका सभी राजपूत जो राज तिलक करते हैं, उन लोगों ने महाराणा प्रताप को यहाँ लाके उनका राज तिलक किया था। जिस जर्जर अवस्था में महाराणा के गौरव का इतिहास मिलता है, वैसी ही स्थिति में गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप की निशानियां मिलती हैं। चारों तरफ खंडहर और मिटती निशानियों के बीच गांव वालों ने उनकी विरासत को सहेज कर रखने की कुछ कोशिश जरूर की है, लेकिन वो भी नाकाफी लगती है।
यहीं पर हमें वो मंदिर भी मिला जिसके बारे में लोगों का दावा है कि महाराणा प्रताप यहाँ पूजा किया करते थे। गोगुंदा में महाराणा की स्मृतियों के अवशेष हो, मायरा की गुफाओं के अंधेरों में छुपा महाराणा का शौर्य इतिहास, या फिर हल्दी घाटी की मिट्टी में मिला हुआ राजपुताने का लहू, इन सब से ये संकेत तो मिलता है कि महाराणा का इतिहास अभी पूरा नहीं हुआ है। हारा हुआ उसे मानते हैं जिसने पराधीनता स्वीकार की। हारा हुआ उसे कहते हैं जिसे शत्रु सेना ने कैद में लिया। हारा हुआ उसे कहते हैं जिसने अपनी निष्ठाएं अपने ऊपर हमला करने वालों के चरणों में रख दी। लेकिन खुद अकबर के दरबारियों का इतिहास बताता है कि महाराणा ने अकबर के सामने कभी हथियार डाले ही नहीं। अकबर कभी महाराणा को पकड़ नहीं पाया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ और महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में चावंडा में हुई थी। यानी 21 साल तक वो जीवित रहे। और ये तो इतिहास में भी मिल जाता है कि चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा ने अपने पिता के समय में गंवाए हुए क्षेत्र भी मुगलों से वापस छीन लिए थे। बहुत कम लोगों को पता होगा कि अलग अलग इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप की जो वंशावली लिखी है उसके हिसाब से महाराणा प्रताप की 35वीं पीढ़ी में मेवाड़ के राजा राणा हमीर सिंह के छोटे बेटे सज्जन सिंह महाराष्ट्र चले गए, जहां उनके वंश में आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। छत्रपति शिवाजी ने भी महाराणा प्रताप की तरह छापामार युद्ध नीति अपनाई थी और आजीवन मुगल बादशाह औरंगजेब को ललकारते रहे थे। ये हल्दी घाटी की मिट्टी है। जितना पवित्र गंगा जल, हवन का भस्म, तो हल्दी घाटी की मिट्टी, क्योंकि इसमें मिला है पराक्रमियों का रक्त, जो हम सबको ये बताता है कि कोई भी बलिदान, अगर वो देश के लिए हो, संस्कृति के लिए हो, संस्कारों के लिए हो, समाज के लिए हो, वो बड़ा नहीं होता। इन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था और इस मिट्टी से हम ये सीख हमेशा ले सकते हैं। इस मिट्टी को मैं अपने साथ ले जाऊंगी ताकि हमेशा इनका बलिदान, इनका त्याग, इनका शौर्य हमारे साथ रहे। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह और प्रेमचंद मिश्र के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही।